प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंटिन्यूएशन में इस अगले सेगमेंट और इस अगले वीडियो में आज हम लोग अभी के लिए नॉमेनक्लेचर सिस्टम इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने वाले हैं। तीन तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण नॉमेनक्लेचर सिस्टम इसमें हम लोग यूज करते हैं। पहला है सीसोट्रांस, जो कि बहुत ऑब्वियस है, बहुत कॉमन है, लगभग हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है। सेकेंड हमारे पास है जेड ई सिस्टम और थर्ड है सिन एंड एंटी सिस्टम। आइए एक एक करके तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिस और ट्रांस सिस्टम के बारे में बात करेंगे बेटा, जो कि मेनली एल्कीन्स में, साइक्लो एल्केन्स में और साइक्लो एल्कीन्स के केस में यूज होता है। जेड ई सिस्टम हम तब यूज करते हैं जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप इस साइड भी अलग हों और इस साइड भी अलग हों। कहने का मतलब ये चारों ग्रुप अगर आपस में डिफरेंट होते हैं तब हम मेनली ईजेड सिस्टम का यूज करते हैं। हालांकि ईजेड सिस्टम का यूज हम वहां भी कर सकते हैं जहां पर सिस और ट्रांस सिस्टम का यूज ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगला देखिए, ये जो सिन और एंटी सिस्टम है ये ऑक्साइम के केस में और एजो कंपाउंड्स के केस में हम लोग यूज करते हैं। एक एक करके हम लोग बहुत ध्यान से, आराम से, इत्मीनान से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिस ट्रांस सिस्टम की बात कर लें। सिस ट्रांस सिस्टम बेटा हम तब यूज करते हैं जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पर लगा है ए एंड बी और यहां लिखा हुआ है ए एंड बी। तो कहने का मतलब जब आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट हो और हर एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, तभी वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। और जब कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा केवल और केवल तभी आप उसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बताने की कोशिश कीजिएगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो सिस ट्रांस सिस्टम। बिल्कुल ध्यान से इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जहां पर आपको गलतफहमी हो सकती है इन चीजों को लेकर के। तो ध्यान रहे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर कोई कंपाउंड शो करेगा तभी उसमें हम सिस और ट्रांस सिस्टम की बात भी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल आपके पास है। यहां पर देखिए कंपाउंड ए है, मतलब ये यहां पर ग्रुप या एटम कुछ भी मान लें ए है, इधर भी ए है। अब इन दोनों के बीच की आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे, क्या आएगा, L1 आएगा। ठीक है, और अगर हम कंपाउंड चेंज करते हैं सी डबल बॉन्ड सी, अगेन इसके 4 बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन के, ये ए है, यहां पर ए लिख देते हैं और ये बी है, यहां पर बी लिख देते हैं। अब आप रेफरेंस में, चूंकि स्टार्टिंग में आपने ए लिया था तो अभी भी आप ए ही लीजिए, और ए से ए के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L2 है। तो चूंकि यहां पर L1 इज नॉट इक्वल टू L2, या फिर ऐसे ही कह सकते हैं कि L2 इज ग्रेटर देन L1, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, तो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम सिस ट्रांस देखना पसंद करेंगे, और सिस ट्रांस देखते हैं तो कैसे देखते हैं, अब उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं बेटा। देखिए, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहां पर ए लिखा है, बी लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इस डबल बॉन्ड से इस पूरे कंपाउंड को ऐसे दो पार्ट में कट कर देना है। डबल बॉन्ड से होते हुए कट करिएगा। कट करने के बाद देखिए क्या सेम ग्रुप सेम साइड है, बिल्कुल है। तो आप यहां लिखेंगे सेम ग्रुप, या एटम कुछ भी बोलो, सेम ग्रुप सेम साइड, या इसी को बोलेंगे सिस। ठीक है, ऐसे बताना है। मान लीजिए दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ए, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर बी। कोई भी दो ग्रुप पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं जैसे मैंने यहां पर ए को रेफरेंस में लेके बताया, आप बी के रेफरेंस में बता सकते हैं। सही है, कभी कभी होगा कि एक ही ग्रुप कॉमन मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा, तो जो कॉमन मिले उसको लेकर के बता दीजिए। यहां पर देखिए बेटा, ये ए है और यहां पर ए यहां पर है। अगर मैं डबल बॉन्ड से ऐसे बीच से कट करूं तो मैं पाऊंगा कि सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है या डिफरेंट साइड है या एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा ट्रांस। तो ट्रांस के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। तो सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड होगा तो ये ट्रांस कहलाएगा, और सेम ग्रुप सेम साइड हुआ तो ये सिस कहलाएगा। आइए देखते हैं। अब एक दिमाग में ही बिठा लीजिए बेटा,
सिस जैसे ना आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पैटर्न देखिएगा, अगर कहीं ऐसे है इसका मतलब दोनों CH3 सेम साइड है तो ये सिस को रिप्रेजेंट करेगा। कहीं पर ऐसे है यानी कि दोनों CH3 सेम साइड है तो ये सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कहीं ऐसे बना हुआ है चेयर फॉर्म में तो बोलिएगा कि दोनों CH3 ऑपोजिट साइड है तो ये ट्रांस को रिप्रेजेंट करेगा। ये इन स्ट्रक्चर्स में हम लोग सिस और ट्रांस पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे जुड़ा एक CH3 इधर है और इससे जुड़ा एक CH3 इधर है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड से इसको ऐसे कट करूं तो मैं पाऊंगा कि एक CH3 इस साइड जा रहा है, एक CH3 इस साइड जा रहा है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसा पैटर्न दिखे तो सीधा सीधा ट्रांस बताना है, और बाकी लॉजिकली ऐसा समझिए और ट्रिक वाइज ऐसा समझिए ताकि आसान होता जाए। यहां बताइए, देखिए यहां ये क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों इधर ही आ रहे हैं, और अगर दोनों सेम साइड ही आ रहे हैं तो आप इन्हें क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। और ऐसे देखना हो तो आप बोलेंगे डबल बॉन्ड से कट कीजिए, डबल बॉन्ड से कट करेंगे, देखो दोनों ग्रुप सेम ही साइड है तो इसको सिस वाला फॉर्म बोलेंगे। अगर मैं यहाँ की बात करूं बेटा तो यहाँ भी देखो ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ऐसे बीच से कट करो, दोनों क्लोरीन सेम साइड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? सिस बोलेंगे। और यहाँ पर दोनों क्लोरीन ऐसे कट किया तो ऑपोजिट साइड है तो इसे हम ट्रांस के नाम से जानेंगे। इस तरह से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस और ट्रांस देखना समझ गए। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे जिसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले डायपोल मूवमेंट की बात कर लें। डायपोल मूवमेंट समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे ले चलता हूं। एग्जांपल अपने पास है, देखिए एग्जांपल अपने पास क्या है? ये कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, अगेन अनदर कार्बन। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा CH3, यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन, यहां लिख दिया CH3 और यहां लिख दिया हाइड्रोजन। मुझे निकालना है म्यू यानी कि डायपोल मोमेंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत प्यार से। आपको करना है क्या बेटा? डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर बनाना आना चाहिए। वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर की डायरेक्शन होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। देखिए ये डबली बॉन्डेड कार्बन है बेटा, डबली बॉन्डेड कार्बन यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो इसमें पाया जाएगा 25% परसेंटेज s कैरेक्टर, और अगर हम यहां की बात करें तो इसके पास कितना पाया जाएगा? 33%, 1/3 33% परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कम है। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी की ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जब हम वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर का हेड उसी की डायरेक्शन में बनाएंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने चाह रहा है। तो यहां पर हम लोग कैसे बना देंगे? इस तरह से वेक्टर बन जाएगा, यहां पर वेक्टर ऐसे बन जाएगा। अब आते हैं, इस बॉन्ड को डील कर लिया, इस बॉन्ड को डील कर लिया, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डील करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो वेक्टर ऐसे बनेगा और यहां वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है ना बेटा? अब मुझे बताइए, यहां पर ये आपने बना लिया इजिली, ठीक है, आपने देख भी लिया, तो यहां पर आपको आइडिया लग गया है वेक्टर का कैसे क्या है। अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के बाद भी एक दूसरे को नेट कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये CH3 से बना हुआ वेक्टर है, ये हाइड्रोजन से बना हुआ वेक्टर है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस पाया जाता है। इसी तरह से यहां भी तो ले दे करके यहां पर वेक्टर का नेट कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा? पोलर कंपाउंड कहलाएगा। और आपको पता है ये कंपाउंड है क्या? सेम ग्रुप सेम साइड, तो ये क्या है? सिस वाला फॉर्म है। अब आते हैं दूसरे फॉर्म की तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर हमने लिखा CH3 और यहां लिख दिया CH3 और यहां लिख दिया हाइड्रोजन, यहां लिख दिया हाइड्रोजन। अब जल्दी जल्दी वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आप देखिए ये वेक्टर हाइड्रोजन से बना है, ये भी वेक्टर हाइड्रोजन से बना है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे।
इसी तरह से ये CH3 से बना हुआ वेक्टर, ये CH3 से बना हुआ वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और ये है क्या, ट्रांस वाला फॉर्म है। तो मन में क्वेश्चन आता है, क्या ट्रांस फॉर्म हमेशा ही नॉन पोलर होगा? क्या कभी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती जिसमें ट्रांस वाला भी पोलर हो सके? बिल्कुल हो सकती है। आइए दिखाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर लिखा है क्लोरीन, यहां पर लिखा है क्लोरीन, अब यहां पर लिखा है फ्लोरीन, यहां पर लिखा है हाइड्रोजन। सबसे पहले बताओ, क्या जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है। क्या जीआई शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहां पर दोनों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड से जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, ये क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन एंड क्लोरीन है। और अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, ये क्लोरीन वेक्टर बनाइए, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड, इनका सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूं, कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर नेट वेक्टर का कैंसिलेशन नहीं होगा, तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कंपाउंड क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा। है ये ट्रांस। कैसे पता चला ट्रांस है? क्योंकि अगर मैं पाई बॉन्ड से कट करूं तो सेम ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखे तो ये ट्रांस है। तो बेटा नॉर्मली क्या सीखना है, सिस वाला फॉर्म हमेशा पोलर होगा, ट्रांस वाला फॉर्म पोलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनसे बनने वाले वेक्टर अगर एक दूसरे को नेट कैंसिल कर देते हैं तभी वो नॉन पोलर कहलाएगा, अदरवाइज वो पोलर भी हो सकता है। लेकिन सिस के बारे में देयर इज नो एम्बिग्यूटी, देयर इज नो कंफ्यूजन, और ये एकदम क्लियर है कि सिस फॉर्म इज ऑलवेज पोलर फॉर्म और उनका डायपोल मोमेंट हमेशा कुछ ना कुछ होगा, नॉन जीरो होगा। क्लियर? अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले डायपोल मोमेंट हमें फिल करना है, तो डायपोल मोमेंट अगर हमें फिल करना है तो हम इजिली यहां से बता सकते हैं। ठीक है, चलो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा बेटा, ये फॉर्म कौन सा है पहले देखो, यहां पर एक ग्रुप इधर जा रहा है, एक ग्रुप अपोजिट जा रहा है, हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये पक्का कौन सा फॉर्म है, ट्रांस वाला। और यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड के अराउंड ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। ठीक है, तो सिस वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का डायपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, ये ऑलवेज पोलर होगा, ये मे बी नॉन पोलर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं वाटर सोल्युबिलिटी। अब मुझे बताओ बेटा, अगर सिस पोलर है तो उसमें दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, यानी कि सिस वाला पोलर कंपाउंड है और वाटर में हमें घोलना है, वाटर इज, पहले से हमें पता है वाटर इज पोलर कंपाउंड, और हमें यह भी पता है सोल्युबिलिटी का रूल बड़ा यूनिवर्सल रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे ही में घुलना पसंद करता है। पोलर पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुल जाएगा। तो अगर सिस पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि वाटर में आसानी से घुल जाएगा, तो इसकी जो वाटर सोल्युबिलिटी होगी किसकी, सिस की, वो ज्यादा होगी और इसकी वाटर सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। डन? अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मेरे कॉन्सेप्ट से समझना, ये क्या है, पोलर है, सिस पोलर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको स्टार्ट कर दिया बॉयल कराना, टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दिया। कई सारे सिस मॉलिक्यूल एक मतलब सेमी कंपाउंड के, जैसे मान लो ब्यूट टू इन है, सिस वाला फॉर्म उसका, यानी कि सिस ब्यूट टू इन, ढेर सारे सिस ब्यूट, अब कोई एक मॉलिक्यूल तो लूंगा नहीं मैं, एक बीकर में ढेर सारे सिस ब्यूट टू इन भरे हुए हैं, सबके सब पोलर हैं, तो सब के सब एक दूसरे के साथ, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव साथ, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव साथ, ऐसा करके सारे सिस ब्यूट टू इन आपस में बॉन्ड बना चुके होंगे। और जब मैं गर्म करूंगा, उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट करूंगा, तो चूंकि उसमें ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्शन की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, इस वजह से अब छोटे मोटे टेम्परेचर को आसानी से झेल ले जाएगा, जब तक अनटिल और अनलेस कि टेम्परेचर इस लेवल पे ना पहुंच पाए कि वो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में ऑपोजिट चार्जेस की वजह से
बनने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को कम ना कर पाए, ब्रेक ना कर पाए, तोड़ ना पाए। तो टेम्परेचर देते गए, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में बॉन्ड चिटक रहा है, टूट रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे। बहुत टेम्परेचर खर्च कर दिया तब जाकर के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो पाए, तब जाकर के वो वेपराइज होना स्टार्ट कर पाए। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। किसका? सिस वाले का। ट्रांस वाला नॉन पोलर था, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं था, ऑलरेडी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। या यूं कह सकते हैं कि वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा, जो कि एक ऑलरेडी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जैसे से टेम्परेचर देंगे आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जल्दी बॉयल करने लगेगा, जल्दी वेपर बनाने लगेगा, वेपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? सिस वाले का ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अब आते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। जाहिर सी बात है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, अब अगर ये पोलर है तो इसमें जब इसका लैटिस का फॉर्मेशन होगा तो इसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं सॉरी, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी मतलब बेटा स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अब जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं ये वाला, और यहां मान लो हम लोग बेटा ऐसे बनाते हैं कोई कंपाउंड, ये आपका क्या है? ट्रांस है। ठीक है, ट्रांस है ना। अब ये आपका क्या है? सिस है। तो आप सोचो ना कि अगर आपके पास ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर है, आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाओ तो रख ही नहीं पाओगे बहुत देर तक, है ना। ट्रांस के फॉर्म में क्या होता है कि देखो, ट्रांस के फॉर्म में क्या है, जितना ग्रुप इधर उतना जस्ट अपोजिट उसके उस साइड, एकदम जस्ट अपोजिट। तो ट्रांसफॉर्म की क्रिस्टल लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, ट्रांसफॉर्म की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रांसफॉर्म की मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्रिस्टल लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्रिस्टल लैटिस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होगा, इसी का कम होगा। फिर स्टेबिलिटी भी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। ध्यान से देख लो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पे हम सिस और ट्रांस को कंपेयर कर सकते थे, सब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने है। ध्यान रखना है बेटा इसका। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ZE सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। जेड में मतलब बेटा, जेड का मतलब क्या होता है? जूसामेन। जूसामेन का मतलब होता है टुगेदर, और एंटीसेजन इसका मतलब होता है ऑपोजिट। तो जैसे बेटा टुगेदर मतलब जैसे पहले आप सिस पढ़ते थे वैसे सिस की तरह, और ये बिल्कुल ट्रांस की तरह दिखाई देगा। बट कंडीशन क्या है? यूज्ड व्हेन, कब यूज करते हैं? जब हमारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड से जुड़े हुए सारे ग्रुप अलग अलग हों, सारे ग्रुप अलग हों। अब अगर चारों ग्रुप अलग हो गए तो मैं किसी एक का दूसरे सिमिलर ग्रुप के साथ सेम या ऑपोजिट डायरेक्शन में देखता था, तब सिस ट्रांस बता सकता था। लेकिन यहां तो चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो यहां तो सिस ट्रांस लगाना मुश्किल है। अब ऐसे ही कंपाउंड के लिए मेनली जेड एंड ई सिस्टम को डिस्कवर किया गया था, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था। मतलब जेड और ई इसी में बताया जाएगा। अब करते क्या है बेटा, ये किस पर बेस्ड है ये? अब हमें करना क्या होता है, यहां पर हम इस कार्बन से जुड़े हाई प्रायोरिटी ग्रुप देखते हैं, कौन सी प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, जिसे हम HPG बोलेंगे, हायर प्रायोरिटी ग्रुप। ठीक है, दोनों केस में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये बना हुआ है यहां पर। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप क्या देखिए, डबल बॉन्ड कार्बन को सर्कल किया, इस कार्बन से जुड़े दोनों ग्रुप बताइए क्या है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन। मुझे बताइए किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। अब मैं ये नहीं पूछ रहा एटॉमिक नंबर बताओ, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं भी याद है तो आप सोचो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में ऐसे ही अरेंज है, क्लोरीन नीचे आता तो उसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको सर्कल कर लीजिए, यही आपका हायर प्रायोरिटी ग्रुप है। ठीक है, अब पहले वाले कार्बन का काम खत्म, हायर प्रायोरिटी ग्रुप मिल गया, उसको भूल जाइए। अगले वाले रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड की तरफ मूव करिए, यहां पर इस डबल बॉन्ड कार्बन को पकड़िए, बोलिए हाँ बता बेटा क्या क्या है आपके पास ग्रुप। बोलेगा सर हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन है। हाँ बोलना कि ब्रोमीन और आयोडीन में अब आप बताओ कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो आयोडीन नीचे आता, उसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। और अगर आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप आयोडीन को सर्कल कर दीजिए, बोलिए ये रहा आपका हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अब बस बन गया जेड और ई। अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड से ऐसे कट करो,
और बताओ अगर दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं तो Z होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो E होगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया Z फॉर्म। आइए इसमें देखते हैं, इस कार्बन से जुड़ा पहला एटम क्या है? पहला एटम कार्बन है, हाइड्रोजन तो बीच में आएगा नहीं, वो तो लिखा ऐसे है, ठीक है ना। एक्चुअल में C पहले लिखा जाना चाहिए, H3 बाद में। तो कार्बन से जुड़ा पहला एटम क्या है? कार्बन। इसका पहला एटम क्या है? हाइड्रोजन। बताइए दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? कार्बन का। तो ये आपका हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। दूसरे वाले कार्बन में चलिए, यहां पर एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, डबल बॉन्ड से कट किया, हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहां चले गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगा? ई फॉर्म कहलाएगा, क्योंकि ई का मतलब क्या होता है यहां पर? एंटीजीजेन या फिर ऑपोजिट, तो ये फिर ई कहलाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब ये एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हमने हायर प्रायोरिटी ग्रुप पहचान लिया, ये कहां से आया? इसके लिए ग्रुप मतलब एक रूल है, उसका नाम है CIP रूल, जिसे हम काहन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल या नंबर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ये जो CIP रूल है बेटा, ये किस पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। तो यहां पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। रूल 1 क्या है? एटम आर ग्रुप विद हायर एटॉमिक नंबर गेट्स हायर प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने आपको सिखा दिया। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। मान लेते हैं कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे जुड़े दोनों पहले पहले एटम, बेटा ध्यान रखना, पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे ग्रुप का, पूरा जो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नहीं देखना है आपको, केवल पहला पहला एटम देखना है। अगर पहले पहले एटम पे लड़ाई सॉल्व नहीं हुई, हम बड़े की कहानी भी सॉल्व नहीं हुई, तो अगले अगले एटम पे मूव करना। अगर सॉल्व हो गई तो वहीं रुक जाना, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे ये है अपने पास कार्बन। अब इस कार्बन से बताओ पहला पहला एटम कौन जुड़ा है? डबली बॉन्डेड कार्बन से इधर जुड़ा है नाइट्रोजन और नीचे जुड़ा है ऑक्सीजन। सही बात है? किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है? नहीं बेटा, हाइड्रोजन तो किनारे किनारे होगा, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, वो बीच में कैसे आ जाएगा? और NH2 होगा ये। देखो, अब इस कार्बन जुड़ा है नाइट्रोजन, इस कार्बन जुड़ा है ऑक्सीजन। मुझे बताओ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पहले पहले एटम है और दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो ऑक्सीजन चूंकि 8 होता है तो पूरे ग्रुप को हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप बोल देंगे। दूसरे पे आइए, अब इस डबली बॉन्डेड कार्बन से यहां भी कार्बन जुड़ा है, यहां भी कार्बन जुड़ा है, तो पहला पहला एटम क्या हो गया? सेम। अगर पहला एटम सेम हो जाएगा तो हम दूसरे एटम की तरफ मूव करेंगे। दोनों के दूसरे दूसरे एटम देखो। अब इसका दूसरा आइटम क्या देखें? तो बच्चों को मन में आएगा सर हाइड्रोजन भी तो देख सकते हैं। एकदम पहले दिन से, पहले एग्जाम्पल से मैं आपके दिमाग में ये बात डाल देना चाहता हूं कि कभी भी कंफ्यूज मत होना, तुरंत वो वाला एटम देखना जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, उसी की तरफ मूव करना। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, इस कार्बन से हाइड्रोजन भी जुड़ा है, इस कार्बन से कार्बन भी जुड़ा है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का। तो भाग के बोलो कि अगला एटम कार्बन है। क्लियर हो गई बात यहां तक? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? सही है, ठीक है। और नीचे देखो, पहला एटम इसका कार्बन, पहला एटम इसका कार्बन, तो यहां पर 1-1 की बराबरी, लड़ाई अभी ड्रॉ हो गई। अब चलते हैं, अगला कौन आ रहा है इनके घर से? इनके घर से अगला आया कार्बन, इनके घर से अगला हाइड्रोजन, ही तीन तीन हाइड्रोजन बचे, कुछ और है ही नहीं है, हाइड्रोजन आया। अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? कार्बन का। तो इस वाले ग्रुप को हम बोलेंगे हायर प्रायोरिटी ग्रुप। फिर डबल बॉन्ड से कट करेंगे, बोलेंगे दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या कहलाएगा? ई कहलाएगा, ठीक है। या इसी को हम लोग ट्रांस जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। हालांकि ट्रांस बोल नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि ट्रांस आपको पता है जब चारों डिफरेंट है तो EZ ही यूज करना है, ZE यूज ही करना है। तो आपने क्या सीखा कि अगर पहला एटम सेम हो तो हम सेकेंड एटम की तरफ मूव करेंगे और सेम फर्स्ट रूल अप्लाई कर देंगे। अब आते हैं, मान लेते हैं कि चूंकि आपने कहा कि CIP रूल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, और मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, तब क्या करेंगे? ये देखिए, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे केसेस में जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो तुरंत हम मास नंबर देखेंगे, जिसका मास नंबर हाई होगा, जो हैवी आइसोटोप्स होगा, उसको हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप मान लेंगे। तो मुझे बताओ बेटा, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, आपको पता है बेटा 1H1
1H2 1H3 प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। अच्छे से पता चल गया। अब बताओ, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्राइटियम का मास नंबर 3 है, तो ड्यूटेरियम ट्राइटियम में किसको हम हायर प्रायोरिटी ग्रुप माने? HPG मानेंगे हम लोग। किसको? ट्राइटियम को, क्योंकि इसका मास नंबर ज्यादा है। इसी तरह से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ड्यूटेरियम जुड़ा है, दोनों का एटॉमिक नंबर 1 1 है, तो दोनों का मास नंबर देखेंगे, इसका मास नंबर 1 होगा, इसका मास नंबर 2 होगा, तो इसको सर्कल कर लेंगे, ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। डबल बॉन्ड से कट किया, दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हैं, तो इसे हम टुगेदर यानी कि Z यानी कि जूसा में हम इसको Z फॉर्म बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना रूल नंबर 3। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए देखेंगे तो आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस बात को समझिए, कहीं पर अगर C ट्रिपल बॉन्ड C लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की 3 वैलेंसी से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, तो उसको इंडिविजुअली ट्रीट करिए ऐसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि तीनों बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ा हुआ है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कैसे ट्रीट करेंगे? कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड एन को कैसे ट्रीट करेंगे? C सिंगल बॉन्ड एन, C सिंगल बॉन्ड एन, C सिंगल बॉन्ड एन, क्योंकि तीनों वैलेंसी से नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर 2 वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। CHO को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्डिहाइड को देखो, C डबल बॉन्ड OH, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर कार्बन के 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन से ही अटैच्ड हैं, इसलिए C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा है तो अगला हाइड्रोजन। पहले ऐसे ट्रीट करना सीखो, लेकिन देखो बिना एप्लीकेशन के सीख नहीं पाओगे, तो अब चलते हैं एप्लीकेशन पे। इधर आए, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कार्बन से जुड़ा पहला आइटम क्या है? कार्बन। पहला आइटम क्या है? कार्बन। मैच ड्रॉ हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना पड़ेगा, अब इससे अगला क्या जुड़ा है? तो बच्चों को लगेगा सर हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है और ऑक्सीजन भी जुड़ा है, ये है क्या? CHO। CHO को हम कैसे ट्रीट करेंगे? C डबल बॉन्ड OH। फिर कैसे ट्रीट करेंगे? आप बोलेंगे इससे अच्छा तो ये लिख दीजिए, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H। यही तो लिखोगे, यही तो सिखाया अभी, तो ये आप बोलोगे। और फिर अगर आपको ये लगे कि सर कार्बन से, इस वाले कार्बन से ऑक्सीजन भी जुड़ा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो आप हाइड्रोजन क्यों नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन को क्यों ले रहे हैं? ऐसा आपके मन में आएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। अभी पीछे ही सिखाया कि तुरंत अगला एटम उसे जुड़ा मानिए, उसे बॉन्डेड मानिए जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ज्यादा वाले की पूछ है, छोटे वाले को भूलते जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप हायर प्रायोरिटी ग्रुप निकाल रहे हैं, तो आपको जल्दी आंसर लाना है। जल्दी आंसर तब लाया जाएगा जब डिसाइडिंग फैक्टर को आगे आगे रखते जाओगे। कमजोर लोगों से दूरी बनाओ, ठीक है, स्ट्रांग मजबूत लोगों की बात करो। तो बताओ यहां पर क्या होगा, इस कार्बन से कार्बन पहला आइटम, इधर भी कार्बन ही पहला आइटम है, तो मैच ड्रॉ था। इसका दूसरा आइटम क्या है? ऑक्सीजन। इसका दूसरा आइटम क्या है बेटा? आप बोलो यार 3 बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसका दूसरा आइटम भी नाइट्रोजन है, तीसरा आइटम भी नाइट्रोजन है, चौथा आइटम भी नाइट्रोजन है। अब मुझे बताओ, उसका अगला आइटम ऑक्सीजन है, इसका अगला आइटम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो ज्यादा कौन हुआ? 8 वाला। तो मैं क्या करूंगा, ये सारा ड्रामा हटा के इसको हायर प्रायोरिटी ग्रुप घोषित कर दूंगा। ऑल डन? समझ में आ गई बात? आई इधर, ये कार्बन है, इसका पहला आइटम कार्बन, इधर भी पहला आइटम कार्बन, मैच ड्रॉ। फिर अब दूसरा आइटम बताइए। अब यहां लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसको आप बताइए, क्या आप इसको देखिए, मैं पूरा अलग से बना दे रहा हूं ताकि आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आ जाए। यहां लिखा है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कि 2 वैलेंसी से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहां लिखा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि तीनों वैलेंसी से कार्बन ही जुड़ा है। यहां लिखा है CHO, यानी कि कार्बन के 2 वैलेंसी से तो ऑक्सीजन जुड़ा है और 1 से हाइड्रोजन। अब यहां पर बेटा इस वाले कार्बन से C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है। C ट्रिपल बॉन्ड को N को देखो मैं कैसे लिखूंगा, CN N एंड N। अब आपके लिए काम ज्यादा आसान हो गया, अब आपको बिल्कुल डर ही नहीं लगेगा। आप बोलेंगे इस कार्बन से पहला आइटम कार्बन, पहला आइटम कार्बन, मैच बराबर, इसका अगला आइटम ऑक्सीजन, इसका अगला आइटम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप। आप इधर आएंगे, बोलेंगे इससे पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम भी कार्बन, मैच बराबर, इसका अगला आइटम भी कार्बन, इसका भी अगला आइटम कार्बन, मैच बराबर, इसका अगला आइटम कार्बन, इसका भी अगला आइटम कार्बन, मैच बराबर,
ठीक है, फिर इसके पास हाइड्रोजन भी है इस वाले कार्बन के पास, ठीक है। तो इसका अगला आइटम कार्बन, इसका अगला आइटम हाइड्रोजन, क्योंकि सब खत्म हो चुका था, तो कार्बन वाला जीत गया। तो इसको हमने बोला हायर प्रायोरिटी ग्रुप। बेटा मैच, तुम जीत गए। ऐसे डबल बॉन्ड से कट किया, दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलेंगे ई फॉर्म बोल देंगे। आ गया मजा, समझ में आया बेटा? चलिए अब आते हैं सिन और एंटी सिस्टम की बात करते हैं। एक तरफ एल्डोक्साइम है, एक तरफ कीटोक्साइम है। अभी पीछे समझा दिया था कि एल्डोक्साइम कीटोक्साइम कैसे बनते हैं, तो मैं सीधा रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल्डोक्साइम कीटोक्साइम को। ये है आर सी डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड OH, और इधर है आपका लोन पेयर और इधर हाइड्रोजन। फिर एल्डिहाइड का ग्रुप आर सी एच डबल बॉन्ड एन, इधर लोन पेयर और इधर OH। अब आपको ये देखना है बेटा कि H और OH सेम साइड है, ऐसे डबल बॉन्ड से कट करो, सेम साइड है कि ऑपोजिट साइड है? तो आप बोलोगे ऑपोजिट साइड है, तो इसके लिए क्या बोलोगे? ये कहलाएगा एंटी। लेकिन एल्डोक्साइम है तो पूरा नाम क्या पड़ेगा? एंटी एल्डोक्साइम, ठीक है। यहां पर H और OH दोनों सेम साइड है, ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? सिन। सिन मतलब साथ साथ, मतलब टुगेदर, और क्या बोलेंगे? एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम, ठीक है। कीटोक्साइम की बात कर लेते हैं। यहां पर अपने पास है R C, या सीधा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा। यहां देखेंगे हम लोग CH3 C, और यहां लिख दे रहे हैं इथाइल, ठीक है। और इसको भी CH3 ना लिख करके क्या लिख दो? मिथाइल, ऐसे Me लिख दो, है ना, Me। तो दोनों R और R डैश हो गए, डबल बॉन्ड N लिख दिया, सिंगल बॉन्ड इधर OH लिखा, और इधर लिख दिया हमने लोन पेयर। क्या लिख दिया? लोन पेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। अब हम इधर लिख रहे हैं मिथाइल, इधर कार्बन, इथाइल इधर लिखा रहने दिया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, अब इधर आ गया OH और इधर आ गया लोन पेयर। अब आप किसी भी एक ग्रुप का रेफरेंस ले लीजिए, मिथाइल OH का ले लीजिए या इथाइल OH का ले लीजिए। एक बार दोनों सेम साइड में पढ़ेंगे, एक बार दोनों अपोजिट साइड में पढ़ेंगे। मान लीजिए मैं मिथाइल का ले लेता हूं, तो मैं बोलूंगा मिथाइल और OH सेम साइड है, ठीक है, तो इसमें बोलूंगा मिथाइल, ठीक है, ध्यान से सुनना, मिथाइल, और उसके बाद दूसरा कौन है? इथाइल, सिन कीटोक्साइम, या सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइम लिखो, सिन ऑक्साइम, ठीक है। आगे बात समझ में? अगर आप मिथाइल के रेफरेंस में देख रहे हो तो मिथाइल और OH सेम साइड हैं, इसलिए मैंने पहले मिथाइल लिखा, फिर बाद में दूसरा वाला ग्रुप लिखा जो दूसरे साइड में जुड़ा हुआ है। चूंकि मिथाइल के साथ में OH का डायरेक्शन देख रहा हूं तो मैं सिन लिखूंगा, और ऑक्साइम है तो ऑक्साइम लिख दिया। मान लीजिए आप बोले कि सर इथाइल के रेस्पेक्ट में बताइए, तो मैं लिखूंगा इथाइल, फिर दूसरा वाला ऐसे ही लिख दो, दूसरा कौन है? मिथाइल। अब मुझे बताओ इथाइल OH के साथ सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट? आप बोलोगे ऑपोजिट, ऑपोजिट के लिए मैं क्या लिखूं? एंटी, साथ में क्या लिख दूं? ऑक्साइम। डन, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ ये क्या है? मिथाइल, ठीक है, और ये क्या है? OH, सही है। अगर इसमें मुझे बनाना हो, मिथाइल और OH के रेस्पेक्ट में देखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा? मिथाइल, इथाइल, और मिथाइल और OH कहां है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखूंगा? एंटी ऑक्साइम। और अगर इथाइल के रेस्पेक्ट में बोलूं तो इथाइल और OH सेम साइड में है, तो मैं क्या लिखूंगा? इथाइल, मिथाइल, सिन ऑक्साइम। आगे बात समझ में? इस तरह से हमारा सिन और एंटी सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना आता है, इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो है कैलकुलेशन कैसे करें GI का, ठीक है। पहला तो है कंडीशन, दो कंडीशन है, व्हेन द टर्मिनल एटम्स आर डिफरेंट। टर्मिनल एटम का डिफरेंट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और या पूरा लिख दूं, मान लेते हैं कि इधर जुड़ा हुआ है CH3 और इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन,
फिर इधर लिखा है CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, इधर लिखा हुआ है CH3, इधर लिखा हुआ है हाइड्रोजन। अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि यहां पर ये डबल बॉन्ड एक है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, और एक ये डबल बॉन्ड है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। और जो टर्मिनल एटम है, एक तरफ CH3 है और एक तरफ बेटा कर लो इसको CH2 CH3 कर लो, CH2 CH3। तो टर्मिनल एटम एक तरफ CH3 है जहां पर यह कंपाउंड खत्म हो रहा है, एक तरफ CH2 CH3 है, तो टर्मिनल एटम डिफरेंट हो गए। ऐसी कंडीशन में अगर आपको निकालना हो तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, जहां पर n क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम अराउंड विच GI इज पॉसिबल। ऐसे नहीं कि सारे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम लिख दो, केवल वही लिखना है जिनके अराउंड GI पॉसिबल है। तो अबाउट विच GI इज पॉसिबल, केवल ये, ठीक है। तो यहां पर दो सिस्टम है जिनके अराउंड GI पॉसिबल है, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4, एंड 4 विल बी आवर आंसर। एंड व्हेन द टर्मिनल एटम्स आर सेम, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये लिखा हुआ है मान लेते हैं, ठीक है। एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ये है जिसके अराउंड GI पॉसिबल है, एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ये है जिसके अराउंड GI पॉसिबल है ना पॉसिबल, समझ में आ रही बात। और दोनों टर्मिनल एटम क्या है, CH3 यहां भी खत्म हो रहा है, CH3 उधर से भी खत्म हो रहा है, यहां शुरू हो रहा है वहीं खत्म हो रहा है, टर्मिनल एटम दोनों के सेम है। अब आएगा फॉर्मूला नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर p माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब n तो ठीक है, वही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, n क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। p कैसे निकालेंगे, p के दो वैल्यू होंगे। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इवन है तो p इज इक्वल टू सीधा सीधा लिखो n/2, क्योंकि इवन है तो 2 से डिवाइड आसानी से हो जाएगा, फ्रैक्शन में आंसर नहीं लाना है, बस इसी से बचना है। अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ऑड है तो आप p की वैल्यू में लिखेंगे n+1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि अगर ऑड है 3 आ गया तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करिए तो इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे इसमें जैसे निकालना हो तो यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, तो आप क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 के पावर, अब ये दोनों क्या है, इवन है, p-1 लिखना है, और दो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम इवन है तो p की वैल्यू आएगी n/2, और n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा, और p की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, तो 2 के पावर क्या लिख देंगे 0, 2 के पावर 0 कितना आएगा 1, और 2 के पावर 2 माइनस 1 कितना आएगा 2, तो टोटल कितना आ जाएगा 3, तो आंसर विल बी 3। इस तरह से बेटा हम लोग कैलकुलेशन वाला काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएं। टू स्टीरियोआइसोमर्स आर कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर इफ, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टीरियोआइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर तभी कहलाते हैं when they are not interconvertible without breaking a bond। अभी पीछे यही सिखाया था, स्टार्ट ही यही से किया था कि हम सिस और सिस को ट्रांस में, ट्रांस को सिस में तब तक कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक हम पाई बॉन्ड को ब्रेक ना कर दें। तो जब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़े तो ये ज्योमेट्रिकल, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इजी है, देखो सब साइक्लोएल्केन है, एंड व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट वाज द कंडीशन इन केस ऑफ साइक्लोएल्केन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देयर शुड बी at least 2 carbon with 2 different group or atoms, only that cycloalkane will show the geometrical isomerism। आगे बात समझ में, इस चीज को फॉलो करते हुए अगर मैं देखूं तो यहां पर ये साइक्लोएल्केन है एंड दिस कार्बन हैव बोथ ग्रुप आर सेम ग्रुप, जबकि इस कार्बन के पास एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है,
तो इस वाले पर हमें सिमिलर ग्रुप मिलने की वजह से ये जीआईसो नहीं करेगा। यहां की बात करें तो बेटा ये वाले कार्बन देखो, ये क्या है, CH2CH3, ये CH2 है, ये CH3 है, तो ग्रुप क्या हो गया, डिफरेंट, और एक हो गया CH3। तो इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। और इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप देखो, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है, तो ये भी दोनों क्या हो गए, डिफरेंट, तो ये जीआईसो करेगा। इस कार्बन जुड़े दोनों ग्रुप देखो क्या हो गए बेटा, सेम हो गए, ठीक है, जबकि इस कार्बन जुड़ा एक CH3 है और एक क्या है, हाइड्रोजन। तो आप समझ रहे हैं कि इससे जुड़े दोनों ग्रुप सेम हो गए, इस वजह से जीआईसो नहीं करेगा, तो आंसर विल बी ओनली बी या सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ ग्रुप अपन को दिए गए हैं और पूछा गया है कि among these groups which of the following orders is the correct priority order in accordance with sequence rule। sequence rule का मतलब बेटा ये हमसे कह रहा है कि CIP रूल के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या सही सीक्वेंस होगा। आइए करके देखते हैं। एक CH3 है, CH3 का मतलब कि एक कार्बन से तीनों हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, ठीक। दूसरा C2H5Br है, इसका मतलब C2H5Br का मतलब इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और इससे तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं, सॉरी हाँ ये कनेक्टेड है। अगला है CH2Br, इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन और कनेक्टेड है, CH2Br हो गया। अगला है CCl3, तो इस कार्बन से तीनों ही क्लोरीन कनेक्टेड हैं। बहुत प्यार से समझो, है ना, समझ बूझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान से सीखिए। अब मैं कहूंगा कि इसका पहला एटम कार्बन, ठीक है, इसका पहला एटम कार्बन कहां से जोड़ रहे हैं, जहां वैलेंसी खाली, क्योंकि यहीं से तो किसी से कनेक्टेड होगा ये। इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन, इसका पहला एटम कार्बन, तो अभी तो सब बराबर है, ठीक है। इसका सेकेंड एटम क्लोरीन, इसका सेकेंड एटम ब्रोमीन, इसका सेकेंड एटम कार्बन, इसका सेकेंड एटम हाइड्रोजन। तो अपने आप समझ में आ गया होगा आपको कि ब्रोमीन वाला आगे निकल जाएगा। आपको लग रहा होगा इसमें दो क्लोरीन और लगे हैं, हम क्या करें, दो क्लोरीन और लगे हैं तो बताओ, कोई मतलब है इन बातों का। हमें पहला एटम सेम होने के बाद नेक्स्ट एटम पे मूव करना है, नेक्स्ट एटम पे लड़ाई खत्म ना हो तो थर्ड एटम पे मूव करो, अदरवाइज वहीं खत्म करो। तो इसका सेकंड एटम क्लोरीन है, इसका सेकंड एटम ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, CH2Br, यानी कि थर्ड आ जाएगा। तो थर्ड यहां पर सबसे पहले है। उसके बाद कौन आएगा, क्लोरीन वाला आ जाएगा, यानी कि फोर्थ आ जाएगा। सेकंड और फर्स्ट में बात करेंगे तो उसके बाद कौन आएगा, सेकंड, क्योंकि इसका सेकंड एटम क्या है, कार्बन है, तो सेकंड आ जाएगा एंड देन फर्स्ट आ जाएगा, तो आंसर विल बी डी। बहुत आसान तरीके से समझा दिया। कुछ लोग बेटा कहीं कहीं पर कुछ क्लासेस में, कुछ जगहों पर इनके ऑर्डर याद कराते हैं, ऑर्डर वगैरह मत याद करना बेटा, वाहियात काम नहीं करना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखो सही जगह यूटिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये और पूछा गया है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस ओलेफिन्स आर पॉसिबल। सबसे पहले आप देखेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गया आपके पास, जिसके अराउंड आपको जीआई मिलेगा, क्योंकि इससे जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मिल रहा है, जिसके अराउंड आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन और ये ग्रुप अलग, और इधर भी ये ग्रुप अलग है, ठीक है। तो एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आपको ये मिल गया। ये आपको मिल रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसके अराउंड भी आपको जीआई देखने को मिलेगा। अब देखना है कि तीन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम हो गए और टर्मिनल एटम क्या है, टर्मिनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तब तो सिंपल है, 2n। n क्या है यहाँ पर, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जिसका की वैल्यू इसमें 3 है, तो 2^3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो आंसर विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज। बताओ क्यों नहीं है बेटा। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये डैश लाइन में बनाया गया है, यानी कि ये CH3 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है, हमसे पीछे जा रहा है ना, मतलब ऐसे है, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये CH3 इधर पीछे की तरफ है और ये जो हाइड्रोजन है ये इधर निकला हुआ है, ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि नीचे है, बट ये नीचे नहीं है, ये ट्रायगोनल प्लेनर के हिसाब से उस साइड में जा रहा है, ठीक है। और उसकी दूरी हाइड्रोजन के साथ L1 है, और यहां पर वो CH3 ऊपर आ गया, ठीक है। अब आप सोचो यहां पर आ गया और दूसरा हाइड्रोजन आपका, मैं कैसे बताऊं आपको, एक सेकेंड, दूसरा हाइड्रोजन आपका कहीं यही है ना, ये हाइड्रोजन
ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है जिससे हम डिस्टेंस देख रहे हैं वो यही प्लेन पर ही है, ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसकी दूरी यहां से, इसकी दूरी यहां से सेम होगी और इसकी दूरी भी यहां से सेम होगी। आप सोचो ना, ये दूरी और ये दूरी सेम ही तो होगी क्योंकि ये तो अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं किया। तो यहां पर L1 और L2 आपस में इक्वल होंगे और इसी वजह से एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगी, इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कहलाएंगे। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस एंड फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर ये हैं ये तभी होंगे जब L1 इज नॉट इक्वल टू L2 और दूसरी बात कौन ज्यादा है, L2 इज ग्रेटर देन L1। दोनों में से जो भी आंसर दिया गया हो वही आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड आंसर। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2BrClFi। अब आप इसको कैसे बनाएंगे, C डबल बॉन्ड C, अब एक तरफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, डन। अब आप क्या करिए, फ्लोरीन को कांस्टेंट रखिए और बाकी को घुमाना स्टार्ट करिए। ठीक है, जो आपने बना लिया इसके स्ट्रक्चर में पहले तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया फ्लोरीन कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर आयोडीन, यहां पर ब्रोमीन। जो भी बनाइए उसका जस्ट बगल में उसका सिस और ट्रांस बनाते रहिए, ई या जेड बनाते रहिए, जेड या ई बनाते रहिए। अब मैंने क्या कर दिया, फ्लोरीन को अपनी पोजीशन पे रखना क्योंकि सबको घुमाना स्टार्ट कर देंगे तो कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। फ्लोरीन को अपनी पोजीशन पे बना के रखिए। अब क्लोरीन को उधर लेके जाइए, वहां से एक उठा के कोई और ले आइए। तो फ्लोरीन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हम क्लोरीन को लेके गए और उसकी यहां से ब्रोमीन लेके आए, आयोडीन की अपनी पोजीशन बनी रही, क्लोरीन अपनी पोजीशन पे है। जब ये बनेगा तो ये दोनों इंटरचेंज भी कर लेंगे, ये हो जाएगा फ्लोरीन कार्बन ब्रोमीन डबल बॉन्ड, इधर आ गया आयोडीन, इधर आ गया क्लोरीन। अब फिर से क्या करिए, एक यहां से लेके आइए, एक वहां लेके जाइए फिर से, तो आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। फ्लोरीन को चेंज नहीं करना है। अब यहां से हम क्या लेके आ गए, आयोडीन लेके आ गए और क्लोरीन और ब्रोमीन यहां पहुंच गए। तो इसका जो इजेड फॉर्म वाला दूसरा सेगमेंट होगा वो होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऊपर ब्रोमीन कर दें, नीचे क्लोरीन कर दें, नीचे क्लोरीन कर दें और यहां फ्लोरीन और यहां पर आयोडीन बना रहने दो। आगे बात समझ में, टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आइए ड्रॉ करते हैं। 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन ड्रॉ करके देखते हैं। तो 2 ब्यूटीन लिखा है तो 1 2 3 4 2 ब्यूटीन हो गया। 1 पे फिनाइल लगाना है तो यहां पे हमने लगा दिया फिनाइल और उसके बाद फिर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 4, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक CH3। ठीक है, हो गया। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़े दोनों ग्रुप डिफरेंट, ये कार्बन और इससे हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डिफरेंट है सब, सही है, करेगा शो करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बाकी सारे स्ट्रक्चर बना के ऐसे ही देख लेना। अब ये तो देखो 1 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है, इससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं है इसलिए मैं इसको बना ही नहीं रहा हूं। ये 1 प्रोपीन है, इससे भी मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि 1 ब्यूटीन का मतलब डबल बॉन्ड को किनारे पाया जाना, डबल बॉन्ड टर्मिनल पे पाया जाएगा तो पक्का ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो डबल बॉन्ड कार्बन जुड़े दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाएंगे, इस वजह से सो ही नहीं करेगा, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ये बोलते हैं स्मार्ट मूव। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्सिबिट दिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 ब्यूटीन अभी तो बताया, सिंपल है। Which of the following compound will show geometrical isomerism? 2 butene अभी तो बताया, सिंपल है। Those choose the correct name for the compound given below। अब आपको पता है कि ये एक्चुअल में क्या है कंपाउंड, हालांकि एक यहां पर कार्बन है, एक यहां पर कार्बन है, ये आपका CH3 हो गया। ठीक है, ये आपका CH हो गया, ये आपका 1 2 3 4 C हो गया, ये आपका CH3 हो गया और यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आप देखेंगे कि यहाँ 1 2 सेकेंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, पहली बात तो आपकी PCC यही हो जाएगी पूरी की पूरी, और आपको पता है यहां से चलेंगे तो 1 2 सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड भी आएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी आएगा, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन मतलब हेक्स होंगे, टोटल कार्बन तो 6 होंगे जो कि सब में लिखा हुआ है।
और 2 पे इन है तो 2 पे इन है और 2 पे इन है, 2 पे इन है ना। फिर उसके बाद 4 पे आइन है, 4 पे आइन है और 4 पे आइन है, तो 4 पे आइन है। ठीक है। अब चूंकि इन और आइन में पहले ई आना फिर वाई आता है, तो यहाँ वाई पहले लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर ई पहले आया है, वाई बाद में आया है, तो ये सही हो सकता है। और ई पहले है, वाई बाद में है, तो ये सही हो सकता है। तो दो तो हट गए, दो ही बचे। अब उसके बाद लिखा है 1 2, 2 पे ब्रोमो है, 2 पे ब्रोमो है, ये सही है। बाकी इसमें 2 ब्रोमो है, ये भी अभी तक सही है। मेनली इसमें ई और जेड सिस्टम के बिहाफ पे बताना है। तो अब मुझे बताओ, देखो यही तो आपका आरएसएस है, आरएसएस है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अराउंड आपको बताना है कि ये सिस होगा कि ट्रांस होगा। ठीक है। अब आप कैसे बताएंगे? तो आसान है बताना। आप देखिए, आपके पास जो ग्रुप है आप इजेड ही बता पाएंगे, क्योंकि और कुछ आप बता नहीं सकते हैं। देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन, ये वाला कार्बन मैंने लिखा, इससे जुड़ा है एक CH3 और इससे जुड़ा है एक ब्रोमीन। सही बात है। देखो एक CH3 एक ब्रोमीन, फिर लगा है डबल बॉन्ड। ठीक है। फिर आया ये कार्बन, ये कार्बन, इससे जुड़ा है एक हाइड्रोजन और फिर आगे जुड़ा हुआ है, ये पूरी श्रृंखला स्टार्ट हो गई। तो एक कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जिसमें एक कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है। तो CH3 का मतलब ये हुआ कि CH3। आपके लिए मैंने बहुत आसान तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। अब आप इजेड बहुत आसानी से बता सकते हैं। आप बोलेंगे इस कार्बन से जुड़ा पहला एटम कार्बन है, पहला एटम ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। इधर आपको दिख रहा होगा कि इस कार्बन से जुड़ा इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, तो जाहिर सी बात है यही हायर प्रायोरिटी ग्रुप हुआ। आप ऐसे कट करेंगे तो आप बोल सकेंगे कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ई फॉर्म हो गया, क्योंकि दोनों HPG ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ई तो कंफर्म हो गया। अब मुझे बताओ ये ई किस कार्बन से कनेक्टेड है? सेकेंड कार्बन से, तो 2E अपना आंसर हो जाएगा। अब और नीचे भी क्या लिखा है? 2E। अब ये तो ऑलरेडी गलत हो गया था, यहां 4E लिखा है तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। ठीक है बेटा, समझ में आ गया अच्छे से? अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। इजी है, बता सकते हो। पहली बात तो देखो, डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम है, दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए तो इनकरेक्ट। डबल बॉन्ड कार्बन का सिस्टम है, दोनों एटम डिफरेंट हैं, गुड। और 20 से कट किया डबल बॉन्ड से तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, तो ये GI शो करेगा, गुड। यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम है, दोनों एटम डिफरेंट है, 20 से कट किया तो ये भी जो है वही ये भी है, तो ये GI नहीं शो करेगा। और यहां पर डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, ये दोनों तो डिफरेंट है लेकिन 20 से कट किया तो ये जो पार्ट है वही ये पार्ट है, तो ये GI शो नहीं करेगा, तो आंसर विल बी बी। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एक्सिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर पूछा जा रहा है तो अगेन वही बनाइएगा। यहाँ पर 1 प्रोपीन है, कोई उम्मीद नहीं, 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन आंसर दिख रहा है, तो सी विल बी योर आंसर। विच आर द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कौन नहीं शो करेगा। 1 पेंटीन, 1 पेंटीन से उम्मीद है कि नहीं करेंगे, इन्हीं में से कोई बना लेता हूँ। 1 2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, तो 1 2 3 4 5, 1 पेंटीन ऐसे बना दिया। 1 2 डाइक्लोरो, तो 1 पे क्लोरीन, 2 पे भी क्लोरीन लगा दिया। अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया वैलेंसी, तो ये तो साफ साफ कर रहा है। देखो इस कार्बन से एक ग्रुप ये लगा है, एक क्लोरीन लगा है, और इस कार्बन से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, तो ये तो शो करेगा, तो यही नहीं करना चाहिए, तो सी आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे स्मार्ट बनना पड़ेगा मेरी तरह। विथ स्टीरियो केमिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड सिस 2 ब्यूटीन, ये क्या बदमाशी है। देखो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सिस ट्रांस। क्या क्या रिलेशन होगा? सिस ट्रांस, यानी कि कहलाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि कहलाएगा कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फ्यूगरेशनल आइसोमेरिज्म, यानी कि आपस में कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इतने सारे रिलेशन है इसके बीच में। आप सुनना बेटा, दो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही ना हो, उन्हें बोलते हैं डायस्टीरियोमर। नो मिरर
इमेजेस, क्या बोलते हैं उन्हें? उन्हें हम लोग बोलते हैं डायास्टीरियोमर, डायास्टीरियोमर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायास्टीरियोमर। सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री इजेड बताना है बेटा। सिंपल है यार, इस कार्बन जुड़ा है फ्लोरीन, यही हमारा हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 9 होता है, इधर कार्बन का तो 6 होता है। यहाँ पर ये HPG हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेम ग्रुप, सेम दोनों HPG सेम साइड है, तो ये कहलाएगा Z। ठीक है, और इधर अगर हम देखेंगे तो इधर फ्लोरीन और इधर आयोडीन, ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गए, तो ये हो जाएगा हमारा E। तो Z एंड E कहीं दिख रहा होगा तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? अगेन फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कार्बन चेन। आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 कार्बन पे, सॉरी नंबरिंग नहीं, पहले तो प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाए, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? इधर से, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड नजदीक में है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो कार्बन में मतलब टोटल 7 आना चाहिए। तो 7 तो सब में है, हेप्ट 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 एंड हेप्ट, सही है, बढ़िया चल रहा है। 2 पे ईन है और 4 पे ईन है, तो 2,4 डाई ईन आना चाहिए। 2,4 डाई ईन इसमें है, 2,4 डाई ईन इसमें भी है, 2,4 डाई ईन इसमें भी है, 2,4 डाई ईन इसमें भी है। बढ़िया, मस्त। अब मुझे बताना है कि अब यहाँ देखो सिस ट्रांस लिखा है, तो ये तो ऐसे ही कट कर दो, EZ बताएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर सिस ट्रांस लिखा है तो ऐसे ही कट कर दो, ट्रांस ट्रांस लिखा है तो ऐसे ही कट कर दो। आंसर तो सेकंड हो गया, क्या पता गलत भी हो जाए, आओ चेक कर लेते हैं। तो देखो सेकंड कार्बन पे E है कि Z है वो बताना है। सेकंड कार्बन ये वाला, देखो इससे एक जुड़ा है हाइड्रोजन, इससे इधर जुड़ा है कार्बन, तो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया कार्बन। इस साइड चलेंगे, इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, तो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हैं, तो ये कहलाएगा Z। तो यहाँ पर Z बनेगा। यहाँ आ जाते हैं, इधर देखो कार्बन, यही हायर प्रायोरिटी ग्रुप बनेगा ऊपर वाला, इधर हायर प्रायोरिटी ग्रुप बनेगा नीचे वाला, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इधर बनेगा E। तो बनेगा 2 पर है आपके पास Z और 4 पे आपके पास है E। 2Z 4E कहीं दिख रहा है? 2Z 4E, मैंने तो ऐसे ही बता दिया था यार, मैं हीरो तो हूं, ये बात तो कंफर्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रिजल्ट्स बिकॉज द मॉलिक्यूल रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अरे नहीं भाई, ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आंसर है। हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कहीं भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑप्टिकल भी नहीं शो करेगा। हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऑप्टिकल भी नहीं करेगा। हैज टू डिसिमिलर ग्रुप अटैच टू दी बोथ एंड ऑफ दी डबल बॉन्ड, यही अभी बताया था, कायरल प्रिंसिपल सॉरी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर। इधर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 पे डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है ये कुछ कंपाउंड और पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने आइसोमर बनेंगे। देखिए यहाँ तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम ये है नहीं, ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, तो ये 0 होगा, 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 0 एंड 0। सेकेंड वाले में ये भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं है, केवल ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, और एंड ठीक है डिफरेंट है, 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 1 यानी कि 2, तो आंसर इसी में है, तो डी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन कंपाउंड? ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे इसका आंसर 3 होगा। वैसे आपको बताने के लिए तरीका बता देता हूं, मान लेते हैं बेटा तीनों क्लोरीन को ना सॉलिड लाइन पे जोड़ दो। अब पहला स्ट्रक्चर बेटा हम लोग इसमें जो बना रहे हैं, तो आप ऐसा करिए, जो तीनों क्लोरीन इससे कनेक्टेड हैं उन तीनों को आप बेस पोजीशन पे रख लीजिए, यानी कि सॉलिड लाइन पे बना लीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, एक को आप बनाइए इसमें सॉलिड लाइन पे ही बना रहने दीजिए, दूसरे को भी आप सॉलिड लाइन पे बना रहने दीजिए, ठीक है, और एक को आप डैश लाइन पे क्लोरीन को रख लीजिए। क्लियर है बेटा? यहां भी क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन, सही है। अब मेरी बात समझिएगा, अगर क्लोरीन यहां पर है तो हाइड्रोजन जाहिर सी बात है किस पे होगा, डैश लाइन पे, यहां भी हाइड्रोजन किस पे होगा, डैश लाइन पे, यहां भी हाइड्रोजन किस पे होगा, डैश लाइन पे, सही है। अब आप यूं कह सकते हैं कि दोनों क्लोरीन, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो दोनों क्लोरीन सेम साइड है, आपकी तरफ हैं, तो ये कहलाएगा सिस कहलाएगा।
यहाँ भी दोनों क्लोरीन एक ही साइड है तो ये भी सिस कहलाएगा। यहाँ भी दोनों क्लोरीन सेम ही साइड है इस वाले कार्बन के लॉन्ग, तो ये भी सिस कहलाएगा। तो यहाँ पर सिस 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 फॉर्म बन गया। यहाँ की बात करें बेटा तो इन दोनों के बीच में देखो क्लोरीन सेम ही साइड है तो यहाँ पर बनेगा सिस। यहाँ की बात करें देखो दोनों क्लोरीन एक ऊपर की तरफ एक पीछे की तरफ जा रहा है तो ये ट्रांस बन जाएगा। और यहाँ की बात करें क्लोरीन आगे आ रहा है क्लोरीन पीछे जा रहा है तो ये ट्रांस बन जाएगा। तो ये बन गया सिस ट्रांस ट्रांस सिस्टम बन गया। सही है। अब आप अगर मान लीजिए तीनों डैश लाइन पे कर देते हैं तब भी तो सारे क्लोरीन सेम डायरेक्शन में रहेंगे, तब भी तो सिस 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 बनेगा, तो वो गलती मत करिएगा। अब आप क्या करेंगे, दो डैश पे कर लीजिए, दो डैश पे कर लीजिए। तो एक क्लोरीन ऐसे बना दिया और एक क्लोरीन ऐसे बना दिया और एक सॉलिड पे ही रहने दिया। तो बताओ बेटा ये और इस कार्बन के बीच की देखें तो एक क्लोरीन आगे आ रहा है, क्लोरीन पीछे जा रहा है, तो ये बन गया ट्रांस। इन दोनों में देखेंगे तो दोनों ही पीछे जा रहे हैं यानी कि सेम साइड, तो बन गया सिस। इनमें में देखेंगे तो बन जाएगा ट्रांस। तो देखो क्या बन गया, सिस ट्रांस ट्रांस बन जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर। तो आपको समझना है बेटा कि हमें डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बनाने हैं इसमें, है ना। और अगर आपने करके देखना है आपको, है ना, ऐसा मानना नहीं है, करके देखना है तो आपका जैसा स्ट्रक्चर है वैसा बोलना है। ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करिएगा अपने आप से और करेक्ट आंसर तक पहुंचिएगा। ठीक है, तरीका यही जो मैंने आपको समझाया। और ये रहा आपका कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब कंप्लीट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपका हो चुका है। एक लास्ट वीडियो आना है जिसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो बेटा जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मटेरियल, अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए। कमेंट सेक्शन में जा करके अच्छे बुरे जो भी मन में ख्याल आते हो लिखिए। पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, कहीं पर कोई आपको लगता हो, जब आप देखो कहीं पर आप इस तरह के बॉन्ड बनाओगे जहां पर आप उस स्टेज को, उस प्लेटफॉर्म को, उस ग्रुप को अपना परिवार मानने लगोगे, अपनी फैमिली मानने लगोगे, तब आप अपनी कोई बात कहने में सक्षम हो पाओगे। मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि अपने केमिस्ट्री में हमारी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप कुछ भी कहने में स्वतंत्र महसूस करें खुद को, कि मैं कुछ भी कह देता हूं, मुझे जज नहीं किया जाता है। छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछने में भी अगर आपको 1+1 नहीं आता ऐड करना तो आप वो भी मुझसे डिस्कस करिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता तो आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए तो वही बड़ा क्वेश्चन हो गया, आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो एक छोटे से छोटे सवाल से लेकर के बड़े कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तक आप खुल करके कमेंट सेक्शन में अपनी बातें लिखिए, हम लोग उन पे डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जो भी आपसे आपकी प्रॉब्लम होगी उसको हम दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और जल्दी हम अपना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आने वाला है और उसमें बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, मतलब बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। एक एक इफेक्ट को इतना शानदार तरीके से आपको सिखाऊंगा कि आपकी सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी और बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए उसके बाद वही स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है बेटा। अब दो बातें आपको बताई थी, एक तो कहा था आपसे कि अपना जो इंस्टाग्राम है 7 मिनट्स केमिस्ट्री, वो आप जाकर के एक बार फॉलो कर लीजिए। उससे बहुत जल्दी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आने वाले हैं जिसमें हम मेनली क्विज सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा अपने पास है, और वो एक और रास्ता खोल देगा 1-to-1 टॉक के लिए, मैसेज वगैरह करने के लिए। दूसरा टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी पेज अपना है। अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है, है ना। मोस्टली बेटा होता क्या है ना कि जैसे कंटेंट कितना अच्छा हो, जैसे मुझे पता है अपने कंटेंट को लेकर मैं बड़ा ईमानदार हूं, हर एक छोटी छोटी बात डिस्कस करता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। लेकिन मुझे पता है अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के वीडियो सर्च करेंगे तो भले ही सजेशन में ये वाला वीडियो आ रहा हो, लेकिन आप वो देखेंगे जिसपे कुछ हजार, कुछ लाख व्यूज होंगे, वही देखना पसंद करेंगे। तो ये मार्केट का ट्रेंड है। हाँ, लेकिन अगर ट्रस्ट करके आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने लोगों तक शेयर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं रहेगा जब आपको लगेगा कि हमने सही स्टेज से सही चीज सीखी, ईमानदारी से हमें सिखाया गया, हर एक बात सिखाया गया, अपनापन के साथ सिखाया गया, उंगली पकड़ के सिखाया गया, हाथ पकड़ के चलाना सिखाया गया और समझाया गया। ये आपको फील यहीं से आएगा। कोई कॉर्पोरेट कल्चर नहीं यहाँ पे,
एक अपनेपन के साथ वीडियोस बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहा है, और साथ में अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम केमिस्ट्री का जो सिगूफा फैला हुआ है मार्केट में, जो एक दुनिया बनाई गई है केमिस्ट्री के अगेंस्ट, एक लॉबी तैयार की गई है अलग अलग मूवीज हो और इन सब के अकॉर्डिंग, हम लोग उन सबको खत्म कर देंगे और हम ये दुनिया को दिखाएंगे केमिस्ट्री कितना आसान है, कितना प्यारा सब्जेक्ट है, कितना सरल सहज आसान सा सब्जेक्ट है। चलिए बच्चों, तो वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत सारी पढ़ाई करिए, अपने काम के लिए जुनून रखिए, जिद रखिए, ईमानदारी रखिए, और बस यूं ही मुस्कुराते हुए अपनी स्टडीज करते रहिए। थैंक यू बच्चों, लव यू एंड जय हिंद, बाय बाय।